स्नेही विद्यार्थियों, आज हम ध्वनि विज्ञान और ध्वनि अध्ययन के आधारों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ध्वनि विज्ञान क्या है इस बारे में विचार विमर्श करते हैं कि ध्वनि स्वन के अध्ययन से संबद्ध शास्त्र या विज्ञान के लिए अंग्रेजी में आज प्रमुखतः फोनेटिक्स और फोनोलॉजी ये दो शब्द चल रहे हैं। स्पष्ट ही दोनों का संबंध ग्रीक शब्द फोन से है, जिसका अर्थ ध्वनि है। टिक्स और लॉजी प्रयोगतः विज्ञान के समानार्थी हैं। इस प्रकार दोनों ही एक प्रकार से ध्वनि के विज्ञान हैं, किंतु प्रयोग की दृष्टि से इनमें थोड़ा अंतर है। फोनेटिक्स में हम सामान्य रूप से ध्वनि की परिभाषा, भाषा ध्वनि, ध्वनियों के उत्पन्न करने के अंग, ध्वनियों का वर्गीकरण और उनका स्वरूप, उनकी लहरों का किसी के मुंह से चलकर किसी के कान तक जाना तथा सुना जाना एवं उनमें विकार आदि बातों पर विचार करते हैं। साथ ही भाषा विशेष की ध्वनियाँ, उनका उच्चारण तथा वर्गीकरण आदि भी इसी के अंतर्गत आता है। फोनोलॉजी में भाषा विशेष की ध्वनियों की व्यवस्था, इतिहास तथा परिवर्तन आदि का अध्ययन किया जाता है। यूँ ध्वनि के अध्ययन से दो प्रमुख विभाग तो हैं, किंतु इनके लिए क्रमशः फोनेटिक्स और फोनोलॉजी इन दो पारिभाषिक नामों का जो प्रयोग किया गया है वह सार्वभौम नहीं है। कुछ विद्वानों ने तो उन्हें इस रूप में माना है, किंतु अन्यों का प्रयोग इससे भिन्न ही है। कुछ लोग दोनों अर्थों में फोनेटिक्स का प्रयोग करते हैं, तो कुछ लोग ध्वनि अध्ययन के वर्णनात्मक रूप में। भाषा सामान्यिका या एक भाग को एक कालिक फोनेटिक्स कहते हैं और ऐतिहासिक रूप को हिस्टोरिकल फोनेटिक्स कहते हैं। कुछ अन्य लोग फोनोलॉजी के अंतर्गत भी सभी को स्थान देते हैं। कुछ लोग फोनेटिक्स और फोनोलॉजी को पर्याय के रूप में भी प्रयोग करते रहे हैं, यद्यपि अब ऐसा प्राय नहीं हो रहा है। आजकल प्राय फोनेटिक्स का प्रयोग ध्वनि के भाषा निरपेक्ष अध्ययन के लिए किया जाता है, जिसमें सामान्य रूप से ध्वनियों का उच्चारण, वर्गीकरण आदि आते हैं, तो फोनोलॉजी का प्रयोग भाषा विशेष की ध्वनियों की व्यवस्था के लिए किया जाता है। संस्कृत में ध्वनि विज्ञान का पुराना नाम शिक्षा शास्त्र था। हिंदी में इस प्रसंग में फोनेटिक्स के लिए मुख्यतः ध्वनि विज्ञान, ध्वनि शास्त्र अथवा स्वन विज्ञान आदि तथा फोनोलॉजी के लिए ध्वनि प्रक्रिया, स्वन प्रक्रिया या स्वनिम विज्ञान आदि नाम प्रयुक्त हो रहे हैं। एक रूपता की दृष्टि से फोनेटिक्स के लिए ध्वनि विज्ञान या स्वन विज्ञान और फोनोलॉजी के लिए ध्वनि विज्ञान, स्वन प्रक्रिया या स्वनिम विज्ञान का प्रयोग किया जा सकता है। अब हम ये देखते हैं कि ध्वनि अध्ययन के आधार क्या हैं। ध्वनि अध्ययन के प्रमुख रूप से तीन आधार हैं: उच्चारण, संवहन तथा श्रवण। इसी आधार पर ध्वनि विज्ञान की प्रमुखतः तीन शाखाएं मानी जाती हैं। औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान, जिसमें उच्चारण और उससे संबद्ध बातों का अध्ययन होता है। सामवानिक या प्रासरणिक ध्वनि विज्ञान, जिसमें उच्चारण के फलस्वरूप बनने वाली ध्वनि लहरों का अध्ययन होता है। इस अध्ययन में प्राय काइमोग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ, ऑसिलोग्राफ आदि यंत्रों से सहायता ली जाती है। श्रावणिक ध्वनि विज्ञान, इसमें ध्वनियों के सुने जाने का अध्ययन होता है। स्पष्ट ही पहली शाखा का संबंध बोलने वाले से, तीसरी का सुनने वाले से और दूसरी का ध्वनियों की वाहिनी तरंगों, उनके स्वरूप तथा गति आदि से अर्थात दोनों शाखाओं के बीच की स्थिति से है। आइए अब हम इस चित्र के द्वारा औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान के बारे में आपको बताते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं कि औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान ध्वनियों के
उच्चारण वाग्यंत्र से होता है उच्चारण अवयव जिसे कहते हैं। इसमें आप चित्र में विविध अंक लगे हुए हैं जो क्रमशः 1 से 22 अंक तक लगे हुए हैं और तीर के निशान बने हुए हैं। आपका पहला अंक उपाली जीव है। चित्र में आप देखिए उपाली जीव प्रथम अंक पर है जिसे गलबिल कंठ कंठमार्ग कहते हैं। द्वितीय अंक भोजन नलिका का है। तृतीय स्वर यंत्र। चौथा अंक आपके स्वर यंत्र मुख काकल का है। पांचवा स्वर तंत्री या ध्वनि तंत्री। छठा स्वर यंत्र मुख आवरण या अभिकाकल। 7 पर नासिका विवर। 8 मुख विवर। 9 अलीजीव यानी कुआं घंटी शुंडिका। 10 कंठ। 11 कोमल तालु। 12 मूर्धा। 13 कठोर तालु। 14 वत्स। 15 दांत। 16 ओष्ठ। 17 जिह्वा मध्य। 18 जिह्वा नोक। 19 जिह्वाएँ यानी जिह्वा फलक फ्रंट ऑफ द टंग। 20 जिह्वा यानी टंग। 21 जिह्वा पृष्ठ या बैक ऑफ द टंग। 22 जिह्वा मूल रूट ऑफ द टंग। चित्र में जहाँ नंबर 3 पर तीर की नोक है वो श्वास नलिका है। उपर्युक्त अवयव 2 वर्गों में रखे जा सकते हैं। चल अवयव। इन अवयवों को ऊपर उठाकर या नीचे ले जाकर ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। इन्हीं को करण भी कहते हैं। नीचे का ओष्ठ जबड़े के साथ जीभ और उसके विभिन्न भाग तथा स्वर तंत्रियाँ इस वर्ग में आती हैं। नीचे के ओष्ठ तथा जीभ मुंह में नीचे के भाग हैं, अतः उनके आधार पर कभी कभी केवल निचली स्वर तंत्री को ही करण कहते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि दोनों ही स्वर तंत्रियाँ चल होने के कारण करण का कार्य करती हैं। साथ ही ये उच्चारण स्थान भी हैं। अचल अवयव। ऊपर के दांत, ऊपर का ओष्ठ, तालु के विभिन्न भाग इसके अंतर्गत आते हैं। ये चल नहीं है, इनसे स्थान का बोध होता है। अलीजीव या कौवे की स्थिति कुछ अजीब है। यूँ तो वो चल अवयव है किंतु मुंह में ऊपर है और ऊपर के अवयव अचल हैं, अतः स्थान संकेतक है, इसीलिए इसे भी प्राय उन्हीं की श्रेणी में रखा जाता है। श्वास नलिका, भोजन नलिका और अभिकाकल। हम प्रतिक्षण नाक के रास्ते से हवा अपने फेफड़े में पहुंचाते रहते हैं। जैसा कि ऊपर के चित्र में दिखलाया गया है, सांस श्वास नलिका में होती हुई फेफड़े में पहुंचती है और उन्हें स्वच्छ कर वो फिर उसी पथ से बाहर निकल जाती है। श्वास नलिका के पीछे भोजन नलिका है जो नीचे आमाशय तक जाती है। इन दोनों श्वास तथा भोजन नलिकाओं के बीच में दोनों पृथक करने के लिए एक दीवार है। भोजन नलिका के विवर के साथ श्वास नलिका की ओर झुकी हुई एक छोटी सी जीभ है जिसे अभिकाकल या स्वर यंत्रमुख आवरण कहते हैं। भोजन या पानी जब मुंह के रास्ते भोजन नलिका के मुख के पास जाता है तो वो अभिकाकल नीचे की ओर झुककर श्वास नलिका को बंद कर देता है और भोजन या पानी आगे सरक कर भोजन नलिका में चला जाता है। यदि श्वास नलिका बंद न हो तो जैसा कि चित्र में स्पष्ट है, भोजन और पानी इसी नलिका में चले जाएं और मनुष्य की तुरंत ही मृत्यु हो जाए। खाते समय कभी कभी असावधानी के कारण जब अन्न के एक आध टुकड़े श्वास नलिका में चले जाते हैं तो बुरी दशा हो जाती है और फेफड़े की हवा शीघ्र अपनी पूरी शक्ति लौटाकर उसे लौटा देती है। पानी पीते समय भी यदि पानी सरक जाता है तो इसी प्रकार की सुरसरी आ जाती है। हमारे यहाँ खाते समय बात करना संभवतः इसलिए वर्जित है क्योंकि बात करते समय श्वास नलिका को खुला रखना ही पड़ता है। भोजन या पानी का स्वाभाविक मार्ग मुंह से होते हुए
भोजन नलिका में है। इसी प्रकार श्वास या वायु का स्वाभाविक पथ नासिका विवर से होते हुए श्वास नलिका में है। सभी जानवर इस स्वाभाविक पथ का अनुसरण करते हैं, पर मनुष्य मस्तिष्क प्रधान होने के कारण स्वाभाविकता या प्रकृति के विरुद्ध जाता है। यहाँ भी उसने कुछ विशिष्ट अवसरों के लिए भोजन, पानी और श्वास के स्वाभाविक मार्ग का परित्याग कर दिया है। साधु लोग ठोस भोजन तो नहीं, पर दूध और पानी आदि द्रव पदार्थ कभी कभी नाक से पीते देखे जाते हैं। दूसरी ओर बोलते समय सभी लोग श्वास नलिका के साथ साथ मुंह को भी वायु के आने जाने का मार्ग बना देते हैं, जो कि नितांत अस्वाभाविक है। पशु बोलते भी हैं तो वायु का अधिक भाग उनकी नाक से ही निकलता है। यही कारण है कि उनकी ध्वनि सर्वदा अनुनासिक होती है। हम लोगों की भाषा में भी कभी कभी कुछ शब्दों में अकारण अनुनासिकता आ जाती है। सर्प से सांप, वक्र से बाका, जो शायद इसी बात को प्रदर्शित करता है कि नाक से बोलना ही हमारे लिए अधिक प्रकट या स्वाभाविक है। अब हम चर्चा करते हैं कि स्वर यंत्र, स्वर यंत्रमुख और स्वतंत्री क्या काम करती हैं। श्वास नलिका के ऊपरी भाग में अभिकाकल से कुछ नीचे ध्वनि उत्पन्न करने वाला प्रधान अवयव होता है, जिसे ध्वनि यंत्र या स्वर यंत्र कहते हैं। बाहर गले में दुबले पुरुषों में जो ऊपरी घाटी टेटुआ दिखाई पड़ता है वह वही है। यहाँ श्वास नलिका कुछ मोटी होती है। स्वर यंत्र में पतली झिल्ली के बने दो लचीले पर्दे या कपाट होते हैं, जिन्हें स्वरतंत्री या स्वर रज्जु कहते हैं। वस्तुतः इनका यह नाम उचित नहीं है, ये ओष्ठ जैसे होते हैं, अतः इन्हें स्वर ओष्ठ कहना अधिक सही है। इन पर्दों, स्वरतंत्रियों या स्वर ओष्ठों के बीच के खुले भाग को स्वर यंत्रमुख या काकल कहते हैं। सांस लेते समय या बोलते समय हवा इसी मुख से होकर बाहर भीतर जाती है। इन स्वर तंत्रियों का मूल या प्राकृतिक काम है बोझा उठाते समय या इसी प्रकार के अन्य कामों के समय हवा को रोककर हमारी शक्ति और हिम्मत को अपेक्षाकृत बढ़ा देना। किंतु अब बोलने में जो निश्चय ही कृत्रिम या बाद में विकसित है, हम इन स्वर तंत्रियों के सहारे कई प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। ऐसा करने के लिए स्वर तंत्रियों को कभी तो एक दूसरे के समीप लाना पड़ता है और कभी दूर रखना पड़ता है। जो लोग रुक रुक कर बोलते या हकलाते हैं, वे किसी शारीरिक या मानसिक कमी के कारण इस स्वर तंत्रियों को आवश्यकता अनुसार उचित मात्रा में खोल या बंद करने में असमर्थ होते हैं। स्वर तंत्रियों के इस प्रकार समीप आने या दूर हटने से, साथ ही तनने आदि से कई प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। बहुत सूक्ष्मता से देखा जाए तो इन स्थितियों की संख्या लगभग 1 दर्जन है, और जिनमें आज हम बहुत महत्वपूर्ण स्थितियों की चर्चा आपके सामने करेंगे। पहला, स्वर तंत्रियाँ एक दूसरे से सबसे अधिक दूर श्वास लेने की स्थिति में होती है। इस स्थिति में काकल या स्वर यंत्रमुख एक पंचभुज की स्थिति में और बहुत अधिक चौड़ा होता है। हम चित्र में देखेंगे ये। दूसरी स्थिति है प्रश्वास की। सांस निकालते समय स्वर तंत्रिका श्वास लेते समय की तुलना में एक दूसरे के निकट होती है और इस प्रकार स्वर यंत्रमुख कुछ कम चौड़ा हो जाता है। इस स्थिति में स्वर यंत्रमुख लगभग त्रिभुजाकार होता है। आगे चित्र में हम चित्र नंबर 2 में ये स्थिति देखेंगे। ऐसी स्थिति में जो प्रश्वास निकलता है वो स्वर तंत्रियों से घर्षण नहीं करता। अघोष ध्वनियों का उच्चारण इसी स्थिति में होता है। तीसरी स्थिति में स्वर तंत्रियाँ एक दूसरे के और भी निकट आ जाती हैं। अब ये इतनी निकट होती हैं कि उनके बीच से जाने वाली हवा को रगड़ खाकर निकलना पड़ता है। रगड़ के कारण ही स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। घोष ध्वनियों का उच्चारण इसी स्थिति में होता है। चित्र नंबर 3 में हम इस स्थिति को देख सकते हैं। इस स्थिति में स्वर यंत्रमुख बहुत संकीर्ण हो जाता है और नीचे ऊपर के किनारों के बंद होने के कारण लंबाई में भी वो छोटा हो जाता है। इस स्थिति में भी कभी तो स्वर तंत्रियाँ कम कड़ी रखी जाती हैं और कभी अधिक। इस प्रकार कभी उनके बीच से हवा कम तेज निकलती है और कभी अधिक। इन दोनों बातों पर तंत्रियों का
कंपन निर्भर करता है और इस कंपन के स्वरूप और तेजी पर ध्वनि का आयतन, उनकी तीव्रता तथा सुर आदि निर्भर करते हैं। सामान्य बोलचाल में पुरुषों में स्वतंत्रियों के कंपन की गति 109 से 163 चक्र प्रति सेकंड तथा स्त्रियों में 218 से 326 चक्र प्रति सेकंड हो सकती है। संगीतज्ञ, अभिनेता और अच्छे वक्ता में भावावेश आदि के अनुसार वो कंपन सामान्य से अधिक देखा जाता है। 19 मई 1943 ईस्वी को चर्चिल का वार्षिकगठन में भाषण हुआ था। उनके रिकॉर्ड का विश्लेषण करने पर पता चला कि भाषण से अधिकांश अंशों में उनकी तंत्रियों की गति 115 से 230 के बीच में थी। चौथी स्थिति में स्वर तंत्रियाँ अपने लगभग 3/4 भाग में तो एक दूसरे से मिलकर हवा का मार्ग पूर्णतः बंद कर देती हैं। कोने का केवल 1/4 भाग ही स्वर यंत्र मुख के रूप में खुला रहता है। इस स्थिति को हम चित्र नंबर 4 में देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में फुसफुसाहट वाली ध्वनियों का उच्चारण होता है। इस ध्वनि को जपित, जाप, फुसफुस या उपांशु भी कहते हैं। जब दो मित्र आपस में धीरे धीरे बात करते हैं तो इसी प्रकार के ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। स्वर यंत्रमुख के बहुत छोटा हो जाने के कारण ध्वनि धीमी हो जाती है। फुसफुसाहट की सभी ध्वनियाँ अघोष होती हैं। इनके उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन नहीं होता। वस्तुतः जपित ध्वनि के उत्पन्न होने की ये एक स्थिति है। इसके अतिरिक्त निम्नांकित अन्य स्थितियाँ भी होती हैं। कभी कभी इनके उच्चारण में स्वतंत्रियाँ ठीक उसी स्थिति में होती हैं जिस स्थिति में वो घोष ध्वनियों को उत्पन्न करती हैं, पर साथ ही गले की मांसपेशियों को बहुत कड़ा रखकर स्वर तंत्रियों में इतना तनाव ला दिया जाता है कि हवा के घर्षण से वह कंपित नहीं होती और इस प्रकार उनसे जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं जपित होती हैं। स्वर तंत्रियों के ऊपर उन्हीं जैसी दूसरी स्वर तंत्रियाँ भी होती हैं जिन्हें मिथ्या या कृत्रिम स्वर तंत्रियाँ कहते हैं। ये असली स्वर तंत्रियों से कुछ छोटी होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि असली स्वर तंत्रियाँ तो दूर दूर रहती हैं किंतु ऊपर की तंत्रियाँ निकट आकर हवा के रास्ते को बहुत छोटा कर देती हैं और ऐसी स्थिति में भी जपित ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। कभी कभी स्वर तंत्रियाँ सामान्य स्थिति में हों लेकिन उनके बीच से आने वाली हवा बहुत छोटी और बहुत धीमी बीमारी के कारण या सप्रयास हो तब भी फुसफुसाहट की ध्वनियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। एक चौथी स्थिति ये भी मानी जा सकती है कि जब स्वर तंत्रियाँ न हो तो अघोष की स्थिति में बहुत खुली होती है, न घोष की स्थिति में काकल को इतना सकरा बना देती है कि हवा रगड़ से निकले। ये स्थिति घोष अघोष के बीच की है तथा असामान्य है। ब्रिंथल आदि कुछ ध्वनि शास्त्रियों ने एक ऐसी स्थिति भी मानी है जब दोनों ही स्वर तंत्रियाँ मिथ्या या यथार्थ अधिकांशतः बंद होकर हवा को रोकती हैं या केवल दोनों का एक एक अंश ही खुला रहता है। जब बहुत फटी फटी आवाज़ सुनाई पड़ती है तब भी यही स्थिति रहती है। ध्वनिविदों के अनुसार ये स्थिति देर तक नहीं रखी जा सकती। पांचवी, एक अन्य स्थिति में स्वतंत्रियाँ एक कोने से दूसरे कोने तक पूर्णतः सटी रहती हैं और हवा का रास्ता पूर्णतः बंद हो जाता है। आगे चित्र नंबर 5 में हम ये स्थिति देख सकते हैं। इसी स्थिति में रहकर झटके के साथ स्वर तंत्रियाँ अलग हो जाती हैं तो काकली स्पर्श अलिफ नाम की ध्वनि उच्चरित होती है जिसके लिए पी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। भारतीय भाषाओं में यह मुंडारी में मिलती हैं। कुछ अफ्रीकी, हिब्रू, डच, जर्मन में ये ध्वनि सामान्य है। ये हल्की खांसी में मिलती जुलती ध्वनि है। अंग्रेजी में कभी कभी जोर देकर बोलने में ISH के उच्चारण में ई के पहले ये ध्वनि सुनाई पड़ती है। द की इज़ नॉट इन द डोर। वाक्य में इसकी ई के पूर्व की के प्रभाव के कारण ये ध्वनि उच्चरित होती है। छठे प्रकार की स्थिति में स्वर तंत्रियों का लगभग 3/4 भाग तो लगभग घोष की स्थिति में होता है और शेष 1/4 काफ़ी खुला ऊपर चित्र नंबर 6 में
हम ये स्थिति देख सकते हैं। ध्वनि इस स्थिति में उच्चारित होती है। सातवें प्रकार की स्थिति घोष वाली स्थिति है, किंतु यह अलग इसलिए है कि स्वर तंत्रियाँ घोष की तुलना में इसमें इतनी होती हैं जिसके कारण कंपन अधिक नहीं होता, किंतु ये जपित जैसी स्थिति में अर्थात पूर्णतः तनी नहीं होती। इस रूप में इसे घोष और जपित के बीच की स्थिति मान सकते हैं। मर्मर ध्वनियों का उच्चारण इसी स्थिति में होता है। इसमें कंपन बहुत थोड़ा होता है, साथ ही रगड़ जैसी एक आवाज़ भी होती है। अब हम कुछ अन्य स्थितियां देख रहे हैं जिनको हम चित्र के माध्यम से देखते हैं कि क में दोनों स्वर तंत्रियां अलग अलग हैं, ये सांस लेने की तथा अघोष ध्वनियों की स्थिति है। ख में दोनों समीप हैं, ये घोष ध्वनियों की स्थिति है। ग में दोनों एक दूसरे से सटी है, ये बंद होने की स्थिति है। और घ में दोनों 3/4 भाग में सटी हैं, नीचे केवल 1/4 भाग खुला है, ये जपित या फुसफुसाहट की स्थिति है। अघोष उन ध्वनियों को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वतंत्रियाँ उनके एक दूसरे के दूर रहने के कारण प्रश्वास का घर्षण नहीं होता और इसलिए उनमें कंपन नहीं होता। सांस निकलने की स्थिति में उत्पन्न होने के कारण ही इस प्रकार की ध्वनियों को संस्कृत में श्वास भी कहा गया है। अंग्रेजी में इन ध्वनियों को वॉइसलेस या ब्रेथ कहते हैं। घोष या नाद उन ध्वनियों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वतंत्रियों में उनके एक दूसरे के निकट होने के कारण उनके बीच से आती हवा के घर्षण से कंपन होता है। कानों को दोनों हाथों से बंद करके या गले पर हाथ रखकर या सिर के ऊपर हाथ रखकर इस कंपन का अनुभव करने से अघोष घोष और घोष अघोष ध्वनियों का बार बार उच्चारण करके किया जा सकता है। इस प्रकार स्वर यंत्र, स्वर तंत्रियाँ और मिथ्या स्वर तंत्रियों के सहारे ध्वनियों के उच्चारण में पर्याप्त काम करता है। वस्तुतः यही वह पहला ध्वनि अवयव है जहाँ प्रश्वास के सहारे ध्वनि उत्पन्न करना आरंभ होता है। साथ ही किसी भाषा की कोई भी ध्वनि ऐसी नहीं है जिसके निर्माण में इस अंग का हाथ न हो। स्वर यंत्र स्वर तंत्रियों के सहारे ही नहीं अपितु अपने पूरे शरीर के साथ अर्थात पूरा स्वर यंत्र भी ध्वनियों के निर्माण में सहायता देता है। अफ्रीका की कई भाषाओं में पाई जाने वाली अंतर्मुखी या अंतःस्फोट ध्वनियाँ भी इसी प्रकार की हैं। उच्चारण में पूरा ध्वनि यंत्र कुछ नीचे कर लिया जाता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।